नेक्स्ट टॉपिक आपका था इशू अदर देन कैश, क्योंकि आपको दो तरीके का होता है। तो पहला आया इशू अदर देन कैश। इशू अदर देन कैश में आप देखोगे तो इसमें किस किस को इशू कर सकता है। एक तो प्रमोटर को इशू कर सकता है, एक अंडर राइटर को भी इशू कर सकता है, अंडर राइटर, या फिर वेंडर को। मैं आपको बता दूं कंपनी को इसमें कैश नहीं मिलता, तो इसीलिए इसका नाम है इशू अदर देन कैश। कंपनी एसेट खरीदता है या कंपनी प्रमोटर को इशू करता है। पहला पॉइंट है कि प्रमोटर होता कौन है? जो कंपनी का प्रमोशन करता है, जो कंपनी को आइडियाज प्रमोट किया है, जो जिसने इन कंपनी का शुरुआत किया है, तो इनको क्या करता है, कंपनी जब शेयर देता है तो उसको प्रमोटर बोलते हैं। और जो अंडर राइटर होता है, अंडर राइटर क्या होता है? जो कंपनी को शेयर को बिकवा देता है बाहर, तो पब्लिक को इशू बेच देता है, तो उसको हम अंडर राइटर। बेसिकली क्या होता है, हमें डर होता है कि भाई 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो हमें रिफंड करना पड़ेगा, तो इसीलिए कंपनी क्या करता है, अंडर राइटर का हेल्प लेता है। कि जो अंडर राइटर होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, उनको बोलता है कि आप हमारा शेयर बिकवा दो, हम आपको कमीशन दे देंगे। उस कमीशन को बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो जब प्रमोटर को शेयर इशू होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर को जब आप शेयर इशू करोगे तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आएगा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट माना जाता है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू डायरेक्ट शेयर कैपिटल भी कर सकते हो, या फिर टू प्रमोटर, और प्रमोटर को जब शेयर इशू करोगे तो प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब अंडर राइटर को इशू करेंगे, इसका भी प्रोसेस वही है, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर, जिसको दिया जाता है उसको अंडर राइटर बोलते हैं। और जब शेयर इशू होगा तो सेम तरीके, अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल। या फिर आप एक एंट्री भी इसमें कर सकते हो, प्रमोटर प्रमोटर ना लग के इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू शेयर कैपिटल, इसमें अंडर राइटिंग कमीशन टू शेयर कैपिटल। ये तो हो गया प्रमोटर और अंडर राइटर। जनरली हम वेंडर को इशू करते हैं। वेंडर कौन होता है? जिससे हम एसेट खरीदते हैं, उसको हम इशू करते हैं। जब वेंडर को इशू करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका सबसे पहला एसेट परचेज होता है। एसेट परचेज स्टेप देखो, यदि पार्ट पेमेंट ये ऑप्शनल होता है, यदि पार्ट पेमेंट हुआ तो ठीक है, नहीं तो शेयर इशू करोगे। शेयर इशू करोगे तो आपके पास दो रास्ता है, आइदर आठ पार पे इशू होगा या फिर आठ प्रीमियम पे इशू होगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, एसेट जब आप परचेस करते हो, तो एसेट परचेस करते हो तो क्या एंट्री करोगे? कंपनी को तो एसेट मिला, तो एसेट टू जिससे आपने परचेज किया उसको हम बोलेंगे वेंडर। यदि उसका नाम नहीं है तो वेंडर लिखा जाएगा, एसेट टू वेंडर। यदि पार्ट पेमेंट किए तो ये ऑप्शनल है। पार्ट पेमेंट यदि कर लिए, मान लो 20 हज़ार रुपये हमने दे दिए, तो वेंडर टू कैश बैंक। अब बच गया भाई आपका इशू, बाकी जो पेमेंट बच गया उसके लिए आप शेयर इशू कर रहे हो। जब शेयर इशू कर रहे हो तो आठ पार में करोगे तो एंट्री होगा वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब आठ प्रीमियम पे होगा तो क्या एंट्री हो जाएगा, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अब बात आता है कि भाई अमाउंट तो ठीक है, लेकिन कैसे के अमाउंट किस तरीके से भरेंगे। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 3,80,000 का हमने एसेट खरीदे थे, 380 का एसेट खरीदे थे, और हमने उसको 20,000 इमीडिएटली पे कर दिए थे, तो 20,000 पे कर दिए थे, तो बचा कितना, 380 में से 20,000 पेमेंट हम कर दिए इमीडिएटली, तो हमारे पास 360 बचा। तो आपने वेंडर को अपने यदि 8 पार पे दोगे तो कितना शेयर इशू करोगे। तो यहाँ पे आपको शेयर इशू करना दिखाना जरूरी है, नंबर ऑफ शेयर इशू, नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करोगे भाई, आपको 360 देना है। अब डिपेंड करता है शेयर कितने का इशू किए। मान लो आपका एक शेयर 10 रुपये का है, तो आपको इसका मतलब 10 रुपीज़ का शेयर इशू करना पड़ेगा। 10 रुपीज़ का इशू करना पड़ेगा तो इसका मतलब 36,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। तो आप इसमें 36,000 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3,60,000। अब दूसरे वाले केस में आ जाओ। दूसरे वाले केस में कितना देना है भाई, 360 देना है। मान लो कंपनी के पास 10 रुपये का शेयर है, 20% प्रीमियम, तो 20% प्रीमियम तो 12,
तो इसका मतलब 360 नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे तो 360 डिवाइड बाय 12, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 12 30 60, तो 30,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ कम शेयर इशू करना पड़ेगा, तो 30,000 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3 लाख आ जाएगा और ये 60,000 आ जाएगा। तो इसी तरीके से कंपनी इशू शेयर करता है। आया समझ में? तो इसको हम बोलते हैं इशू अदर देन कैश। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। वही इशू अदर देन कैश में एक टॉपिक और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका बिजनेस पूरा असेट परचेज की जगह बिजनेस परचेज कर लिया। तो देखो एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड पर ए सम ऑफ 30 लाख। तो इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ 30 लाख का, और किस तरीके से 40% तो चेक से पेमेंट करेगा, बाकी जो है वो शेयर इशू करेगा। कैसे? 100 का शेयर 20% प्रीमियम तो 120 पे इशू करेगा। और कंपनी का असेट लायबिलिटी इतना है। तो मैंने बताया था असेट जो परचेज होता है तो परचेज का क्या एंट्री होता है, परचेज का एंट्री असेट डेबिट होता है। तो यहाँ पे असेट कौन सी है एक बार डेबिट कर देते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, ठीक है, और स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, ये सब असेट है। कैश डेबिट, सब डेबिट है। अमाउंट लिख देता हूँ, ये 12 लाख है, ये 8 लाख, आपका स्टॉक है आपका 5 लाख, डेटर आपका 4 लाख, और कैश आपका 90,000। अब आपका देखो क्या था, जनरल जब आप परचेज करते थे तो जनरलिटी होता था असेट टू वेंडर। तो वेंडर आपका तो है ही, वेंडर कौन है? एक्स लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड, तो वेंडर हो गए वाई लिमिटेड। तो टू वाई लिमिटेड असेट टू वेंडर। वेंडर कितना है? वेंडर आपका 30 लाख है। अब बात आता है कि लायबिलिटी भी तो है, क्योंकि आपने जो असेट खरीदे उसके साथ साथ आपने लायबिलिटी का भी तो पेमेंट किए। यदि लायबिलिटी का पेमेंट किए तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो इसका मतलब असेट डेबिट टू वेंडर पहले होता था खाली जब असेट परचेज होता था, बट जब असेट परचेज के साथ साथ लायबिलिटी का भी पेमेंट होगा तो असेट टू वेंडर टू लायबिलिटी। अब यदि ज़्यादा पेमेंट होगा तो यदि आपने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट किस बात के लिए करोगे? तो उस कंपनी का गुडविल अच्छा होगा, तो इसका मतलब गुडविल के लिए पेमेंट करोगे। यदि कम पेमेंट किए तो वहाँ पे आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो इन दोनों में से एक पॉइंट आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपका गुडविल आएगा क्योंकि 12 8 20, तो आप इसको टोटलिंग करो तो आप इसका गुडविल बचेगा। गुडविल कितना बच रहा है? गुडविल आप देखोगे 12 8 20 5 25 4 29 लाख 30, 29 लाख 30,000 प्लस 90,000, तो आपका 30 लाख 20,000 आ रहा है। और क्रेडिट में कितना आ रहा है? 32 लाख माइनस 32 लाख, तो आपका आ रहा है 1,80,000 का गुडविल। तो यहाँ बैलेंस शीट फिगर आएगा 1,80,000। यदि कम होता तो कैपिटल रिजर्व में बचता। तो ये कौन सा एंट्री खत्म हो गया? परचेज का एंट्री। फिर उसके बाद क्या लिखा था? 40% पेड बाय चेक। यदि 40% आपने पेमेंट कर दिया चेक से तो उसका क्या एंट्री होगा? वाई लिमिटेड टू बैंक, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया चेक से। तो बैंक कितना भाई, वाई लिमिटेड को कितना देना था? 30 लाख। तो 30 लाख का 40% कितना होता है? 12%, 12 लाख। तो इसका मतलब 12 लाख आपने होते दिए, और जो बाकी बच गया उसके लिए आपने शेयर इशू किए 100 के बदले 120 पे। तो इसका मतलब आपको एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू एसपीआर। तो आपको कितना देना है? क्योंकि 12 लाख तो आप दे चुके हो वाई लिमिटेड को, और वाई लिमिटेड को देना कितना है? 30 लाख। 30 में से 12 चला गया तो कितना बचेगा? 18 लाख। तो 18 लाख और एक शेयर कितनी की है? 100 की है। प्रीमियम कितना? 20, तो 120। तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर कितना दिखाना है? नंबर ऑफ शेयर ये नीचे आप दिखा सकते हो। इसका नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? 18 लाख अपन में 120। तो 18 लाख अपन में 120 कितना हो जाएगा? 18 लाख अपन में 120। तो आपको 15,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 15,000। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 15 लाख आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 3 लाख आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें एक पॉइंट चेंज था। यदि असेट और लायबिलिटी दोनों होता है तो उसका असेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। यदि डेबिट में बचता है तो गुडविल, क्रेडिट में बचेगा तो कैपिटल।
बाकी जैसे वेंडर को पार्ट पेमेंट होता था और वेंडर को इशू होता था वो सेम है, ठीक है। तो ये था इशू अदर देन कैश। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। मेरा बात है कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। एरियर का मतलब होता है कि नहीं मिला, हाँ, और एडवांस का मतलब पहले मिल गया। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉल्स इन एरियर। हम ये पढ़ेंगे, पहले कॉल्स इन एरियर पढ़ेंगे, फिर कॉल्स इन एडवांस पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले एरियर क्या होता है, मैं इसके लिए बताने के लिए क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये आपका फर्स्ट कॉल है, ये आपका फाइनल कॉल है। मान लो ये 2, ये 3, ये मान लो 2, ये 3, ठीक है। और इसका डेट भी दे देता हूँ। ये मान लो 1 मार्च 19 को हुआ था, ये मान लो 30 जून 19 को, ये मान लो 31/12/19 को, ये मान लो 31 मार्च 20 को। तो ये डेट था और कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किया था। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था? 50,000 शेयर। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मान लो ऐसे लिखा है कि 800 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड 1500 शेयर इंक्लूडिंग जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिए उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिए, इंक्लूडिंग 800, तो मतलब वो 800 शेयर भी इसमें है। उन्होंने फेल टू पे फाइनल कॉल, इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिए, ठीक है। तो 800 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिए और 1500 शेयर ने फाइनल कॉल नहीं दिए। मान लो इसमें और एक लाइन जोड़ देता हूँ, आफ्टर 1 मंथ कॉल्स इन एरियर रिसीव, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट कॉल से एंट्री क्या होगा। तो मैं फर्स्ट कॉल से एंट्री करा रहा हूँ, बाकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट का तो नॉर्मल होगा। फर्स्ट कॉल में जब आप रिसीव पहले ड्यू होता है तो क्या एंट्री हो जाता है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव हो जाएगा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, यही होता था, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कितना था भाई, फर्स्ट कॉल आपका था देखो 50,000 शेयर है, 50,000 × 2 तो 1 लाख से ड्यू होगा, 1 लाख से ड्यू होगा। बट 800 शेयर ने नहीं दिए तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 49,200, और जो नहीं दिए उनको क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर आपके लिए लॉस है कि आपने बाकी है, तो कॉल्स इन एरियर आप दिखाओगे। कॉल्स इन एरियर कितना है, 800 शेयर, तो 800 शेयर कितना, 800 इंटू फर्स्ट कॉल तो 1600 यहाँ पे आएगा, और बाकी 98,400, तो ठीक है। अब मान लो फाइनल कॉल इन्होंने भी नहीं दिए, तो फाइनल कॉल के लिए जब फाइनल कॉल होगा तो क्या एंट्री हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव हो जाएगा तो बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो इसमें भी सेम करेंगे, 50,000 शेयर फाइनल कॉल 3 तो 1.5 लाख से ड्यू होगा, 1.5 लाख से। बट जब रिसीव होगा तो कितने से, 1500 नहीं दिए, तो इसका मतलब 48,500 इंटू फाइनल कॉल 3 और 1500 इंटू 3। और इसमें लिखा था कि 1 महीने के बाद एरियर मनी रिसीव हो गया, तो जस्ट 1 मंथ मतलब 31 मार्च के बाद 30 अप्रैल 20 को यदि रिसीव हो जाता है तो एंट्री हो जाएगा बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर 3,000 है और यहाँ पे कॉल्स इन एरियर 1600 है, तो 3,000 + 1600 तो कितना हो जाएगा, 4,600। तो इसका मतलब मैं आपको ये बता दूं, कॉल्स इन एरियर होता है तो आपके लिए डेबिट होता है, और बाई चांस यदि मिल जाता है तो वो कॉल्स इन एरियर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसी तरीके से कॉल्स इन एडवांस होता है। कॉल्स इन एडवांस क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है, यही क्वेश्चन है। तो इसमें कॉल्स इन एरियर है